मृग तृष्णा अध्याय 29। वहां सुबह कयामत की सुबह थी। प्रत्येक जुबान पर पिछले दिन की बीती हुई घटनाएं थीं। जिसने सुना वही दंग रह गया, टहल कर रह गया। विश्व को एक बेशकीमती औषधि तो प्राप्त हुई, पर उसके साथ दिन भर में घटी घटनाएं लोगों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रही थीं। हर दिल में डर और खौफ की परछाई का आकार बढ़ता जा रहा था। धड़कनें बढ़ रही थीं, धमनियों का लहू उत्तेजित हो रहा था। तो चर्चाओं का माहौल गर्म था और गर्म माहौल को और भी अधिक गर्म बनाकर रख दिया स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने। समाचार पत्र सुबह की पहली किरण के साथ ही तहलका मचाए हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कल की घटनाओं के विशेष एपिसोड चल रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में समाचार पत्र देखा जा सकता था। निगाहें उन प्रमुख घटनाओं पर थी जो बीते रोज देश के विभिन्न हिस्सों में घटित हुई थी और जिन्होंने सारे भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में एक जलजला सा ला दिया था और जिनके घटित होने के बाद आधा केस हल होने के बावजूद गहराता हुआ रहस्य और भी अधिक गहरा गया था। रोमांच की हद तक और जिसने सहन करने के लिए लोगों ने अपने हृदय को बेहद मजबूत कर लिया था। एक अजीब सा वातावरण था जहां लाखों करोड़ों लोग एड्स के स्थायी इलाज को लेकर काफी प्रसन्न थे, तो वहीं दुखी इसलिए थे कि जो व्यक्ति संसार को इतनी मूल्यवान खुशी देकर गया है उसके कातिल आज भी खुले घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अभी भी सक्रिय रूप से मानवता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दुनिया दो धाराओं में विभाजित हो चुकी थी और दुनिया ही क्यों, प्रत्येक शख्स दो धाराओं में विभाजित हो चुका था। एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र की प्रमुख खबरों का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। मनोज मेंथ और राजीव राय ने खोज निकाला प्रोफेसर हंस गंगवार का अमूल्य फॉर्मूला। सीबीआई के चीफ आज भारत सरकार को फॉर्मूला सौंपेंगे। फॉर्मूला को छीनने के प्रयास में 15 लोग मनोज मेंथ और राजीव के हाथों मौत के मुंह में। देश के विभिन्न भागों में कत्लेआम, निर्दोष लोगों की हत्या, भारी हिंसा। एक और खबर जिसने सभी को जड़वत कर दिया, हैरान कर दिया और सोचने पर विवश कर दिया, वो यही थी। सभी मर्डर्स वैसे ही रिवॉल्वर से किए गए जैसे रिवॉल्वर्स प्रोफेसर हंस हत्याकांड में 8 हमलावरों ने इस्तेमाल किए थे। सनसनी सी फैल गई ये जानकर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सभी भी उन्हीं अपराधियों के साथी हों जिन्होंने 26 नवंबर 1999 को प्रोफेसर हंस और उनके सुरक्षा गार्ड्स ने मार गिराया था। और यदि ऐसा है तो भारत में कोई बड़ा षड्यंत्र। बात वास्तव में सोचने वाली थी, रहस्यमयी थी और तभी तो मनोज मेंथ जैसे व्यक्ति का मस्तिष्क परेशान हो चुका था। हैरत में तो राजीव राय भी था। सारा जन समुदाय था तो संपूर्ण विश्व भी हैरत में ही था। भारत सरकार भी सकते में आ चुकी थी और सभी को ये एहसास हो चला था कि अब ये केस वास्तव में भविष्यवाणी की क्षमता के बाहर का केस हो चुका है। मेंथ के चीफ ने उसे सलाह दी, यदि वो चाहे तो 1 या 2 कमांडो और भी साथ में ले ले, लेकिन मेंथ ने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया और शायद इसलिए मेंथ का कद उनके हृदय में अत्यंत ऊंचा था। और क्यों ना हो,
देश के इस लाल ने राजीव राय के साथ मिलकर न जाने ऐसे कितने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय केसों को हल किया था जो बेहद कठिन हो चले थे। आज भी चीफ को यह विश्वास था कि मेंथ और राजीव की जोड़ी उन्हें और देश को निराश नहीं करेगी। वहीं देश में विदेश में कहीं कहीं ऐसा माहौल भी था। माँ, अब बापू अच्छे हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, तेरे बापू अब अच्छे हो जाएंगे। माँ, मैं पढ़ सकूंगी ना? हाँ बेटा, अब तुम अवश्य पढ़ोगी और डॉक्टर बनोगी। माँ की आंखें भर आई थीं। वो जो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वक्त और हालात ने उसे तोड़कर रख दिया था। उसके चेहरे पर कुछ अनचाही झुर्रियां दी थीं, इसलिए उसके मासूम से चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। पर बीते कुछ समय से उसकी आंखों में एक चमक उत्पन्न हो गई थी। जीने की नई ललक थी उसमें। खुद अपने लिए और अपने पति के लिए, जो अनुचित सिरिंज के इस्तेमाल के चलते एड्स का शिकार हो गया था, और इससे भी कहीं ज्यादा वो अपनी मासूम बेटी के लिए जीना चाहती थी, जो धन के अभाव में अच्छी शिक्षा से वंचित थी। उसकी आंखों में आई इस नई रोशनी के लिए जिम्मेदार कौन था? सबसे पहले तो प्रोफेसर हंस गंगवार, और फिर उसके बाद मनोज मेंथ व राजीव राय। मेंथ और राजीव रातों रात विश्व के कई भागों में रहने वाले लोगों के लिए हीरो बन चुके थे। वे अब लोगों के दिलों पर राज करने लगे थे। चाहे बच्चे हों, लड़के हों, बुजुर्ग हों, बच्चियां हों, चाहे किसी भी धर्म से हों या किसी भी जाति से, चाहे खूबसूरत लड़कियां हों, सभी लोग उन दोनों की चर्चा कर रहे थे। देश में और विदेशों में भी जगह जगह उनके गुणगान हो रहे थे। प्रोफेसर हंस गंगवार के गुणगान हो रहे थे, जबकि इस चर्चा से अनभिज्ञ बने हुए कर्तव्य व साहस के पुतले अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे थे, जो उन्हें इस हत्याकांड के करीब ला सके, जो उन्हें ये बता सके कि भारत में कौन सा संगठन सक्रिय है और वो देशद्रोही कौन है, जिसके माध्यम से अपराधियों को प्रोफेसर की खोज के बारे में पता लग गया था। यद्यपि मेंथ सहित उसके चीफ का भी अनुमान था कि भारत में ISI सक्रिय है, पर यह केवल एक अनुमान था। गुरु, हमारा अगला कदम क्या होगा? राजीव ने अधीरता से पूछा, जो बीते काफी समय से खामोश बैठा हुआ था, जबकि मेंथ खुद भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। राजीव, क्या तुमने इस कागज को ध्यान से देखा है? मेंथ ने वही कागज राजीव के सामने रख दिया, जिसकी सहायता से कोड हासिल किया गया था। क्यों गुरु, क्या अभी भी कोई रहस्य इस कागज में छिपा हुआ है? रहस्य तो नहीं राजीव, पर एक बात मुझे उलझा रही है। वो क्या गुरु? ध्यान से देखो, इसमें अंतिम 4 लाशें प्रोफेसर के बेटों, खुद प्रोफेसर व सुरक्षा गार्ड की है, जबकि हमलावरों की 8 लाशें पाई गई थी, और सभी हमलावर 6:37 तक मृतक हो चुके थे। तो अंतिम 4 लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? निसंदेह ये वही व्यक्ति है जिसका रिवॉल्वर हमें अभी तक नहीं मिला है। अरे हाँ गुरु, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। यस राजीव, सोचो, जिस रिवॉल्वर से प्रोफेसर और उसके बेटों की मृत्यु हुई है, वो रिवॉल्वर किसी अन्य मृत्यु का जिम्मेदार नहीं है। क्या इससे ये नहीं लगता कि इस रिवॉल्वर का स्वामी सबसे अंत में इस जंग में शामिल हुआ था? बात तो वास्तव में अटपटी है गुरु, लेकिन राजीव,
वो कौन है? ठहरे रखो गुरु, जैसे 0 से लेकर यहां तक पहुंचे हैं ऐसे ही आगे भी जान जाएंगे। एक बात और है, कोड घटना के बाद ही बनाया गया है और इसके अनुसार तो प्रोफेसर को जीवित होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इसका तो एक ही अर्थ निकलता है गुरु कि कोई व्यक्ति इस घटना के बेहद करीब है जो हमारी मदद कर रहा है, और ये व्यक्ति प्रोफेसर का कोई खास ही होना चाहिए। एक दुश्मन या एक दोस्त? जहां तक दोस्त का प्रश्न है तो डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी ही प्रोफेसर का सबसे करीबी है, जबकि वो घटना वाली रात ट्रेन में था। गुरु, आप भूल रहे हैं कि दीवार पर 10D लिखने की घटना इस हत्याकांड के बाद हुई थी। ऐसे तो ये काम डॉक्टर अवनीश का भी हो सकता है। नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो वो निश्चित रूप से खुलकर सामने आता। उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? यही तो समझ में नहीं आ रहा है गुरु, राजीव ने झुंझलाकर कहा। राजीव, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी हमारा मित्र हो, लेकिन हालात एक और कहानी भी कह रहे हैं। प्रोफेसर के कमरे से यंत्र गायब करने वाला हमारा दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। यदि दुश्मन है तो वही रिवॉल्वर का मालिक और प्रोफेसर हंस का कातिल भी हो सकता है। राइट गुरु, राइट। इसके बाद कल रात वाली घटना ने हमें और भी अधिक उलझा कर रख दिया है। हम पर हमला होने का मतलब है कि कोई निरंतर हमारी निगरानी कर रहा है। थोड़ी देर रुककर मिंथ ने फिर बोलना शुरू किया। कल सारे देश में जो कत्लेआम हुआ, इसका संबंध भी इसी केस से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ऐसे सभी हमलों में प्रयुक्त रिवॉल्वर ठीक वैसे ही थे जैसे अपराधी पहले भी 26 नवंबर को प्रयोग कर चुके हैं। हाँ गुरु, सालों ने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कितने निर्मम रहे होंगे वे लोग। और हमें ये भी नहीं पता है कि ये लोग कौन हैं या किस संगठन से संबंधित हैं। गुरु, सबसे पहले हमें मिस्टर बंकिम और मधु के घर चलना चाहिए, क्योंकि ये दंपति भी कल रात अज्ञात अपराधियों का शिकार हुए हैं और ये राजनगर के सिविल लाइंस में घटी घटना है। यदि यहाँ हमें कोई सबूत मिलता है तो अच्छी बात है, पर यदि कोई सबूत नहीं भी मिलता भी कार्य प्रणाली को देखकर अपराधियों का अनुमान किया जा सकता है। हो सकता है कि हमारा संदेह कि आईएसआई इसके पीछे है सच साबित हो जाए। हाँ राजीव, मैं भी यही सोच रहा था। इसके बाद हम डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी और प्रोफेसर की कथित बहन के पास चलेंगे। कथित क्यों गुरु? इसलिए क्योंकि प्रोफेसर की मृत्यु के पूर्व कोई नहीं जानता था कि प्रोफेसर गंगवार की कोई बहन भी है, जबकि उसकी मृत्यु के बाद उनके मित्र चतुर्वेदी ने बताया था कि उनकी एक बहन भी थी जिसने प्रोफेसर की मर्जी के विरोध में विवाह कर लिया था। इसलिए प्रोफेसर ने उसे हमेशा के लिए भुला दिया था। ओह, ये सब अजीत महानवे ने अपनी इस फाइल में लिखा है। मिंथ ने एक लाल फाइल की ओर इशारा करके कहा। लेकिन गुरु, इस बात की क्या गारंटी है कि ये सब सच है? ये भी तो संभव है कि चतुर्वेदी ने अपने किसी विशेष मतलब से झूठ बोला हो। बिल्कुल संभव है। फिर उस पर इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर लिया गया? उसने कुछ सबूत दिखाए थे जिन पर संदेह करने का कोई अर्थ नहीं था। राजीव, वैसे भी यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक व्यक्ति का खुद को रिश्तेदार कहकर केवल उसके अपराधियों को सजा दिलवाने की बात कहे तो संदेह का कोई ठोस आधार नहीं मिलता। दिव्या केसर पर अधिक ध्यान इसलिए भी नहीं दिया गया क्योंकि प्रोफेसर की सारी प्रॉपर्टी अब सरकार की होगी। जब दिव्या को कोई लाभ नहीं होने वाला है तो वो खुद को क्यों प्रोफेसर की बहन के रूप में पेश करेगी? गुरु, आप ठीक कह रहे हैं, पर दाल में काला भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि पूरी दाल ही काली हो। अजीत महानवे ने भी दिव्या की कहानी के आधार पर उसे प्रोफेसर की बहन माना नहीं था, पर हाँ,
उसका विरोध भी नहीं किया था। अब ये बात सच है या झूठ? दिव्या केसर प्रोफेसर की बहन है या नहीं? अवनीश चतुर्वेदी अच्छा इंसान है या बुरा इंसान? ये तो उससे मिलने और कुछ ठोस सबूत हासिल होने के बाद ही पता लग पाएगा। बातें करते करते दोनों तैयार होते जा रहे थे। कुछ ही पलों में उनकी गाड़ी का रुख सिविल लाइंस के उस घर की तरफ था जहां पर बीती रात को एक युवा दंपति की हत्या की गई थी। अध्याय 29 समाप्त होता है।